नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीवीआर इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप बी का एग्जाम 27 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है और हमने उसको लेकर के बहुत ही अच्छी सीरीज हमने शुरू की है। मैंने आपको बताया कि जनरल अवेयरनेस जो आएंगे वो करेंट अफेयर पे बेस आएंगे, तो आपको हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह जो आपने जो पढ़ रखा है उसको पढ़ने से अच्छा है कि जो 20 क्वेश्चन जो जीके के जो आने हैं, 20 क्वेश्चन जो जीके के आने वाले हैं वो यहीं से आने वाले हैं। जो भी जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा वो करंट अफेयर्स पे ही पूछा जाएगा। जैसे कि मैंने अभी इसमें से करवा रखा है, स्पोर्ट्स के लिए मैंने करवा दिया, पर्सनालिटीज आपको करवा दिया है, ठीक है। और आज मैं लेकर के आ गया हूँ पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट्स ऑफ इम्पोर्टेंस। मतलब इसमें हमने बहुत सारे इम्पोर्टेंस जो भी टॉपिक होते हैं, जैसे कि इंडेक्स हो गए, सबमिट्स हो गए, फिर मिलिट्री एक्सरसाइज हो गए, वो सारे मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। मैं अभी बताता हूँ। बाकी जो यहाँ पे जो बच गया, एक तो टॉपिक बच गया है आपका साइंस एंड टेक का, ठीक है। एक बच गया है कल्चर का, और हालांकि कल्चर का रामसर साइट और इसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, और इकोनॉमिक्स का तो ये मैं करवा दूंगा अभी, क्योंकि अभी 2 दिन बचे हैं और उसमें हम इसको भी कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हम शुरू करते हैं। आपको मैं एक दो बातें और क्लियर कर देता हूँ। पहले मैं इसको खोल लेता हूँ, एक सेकेंड रुकेंगे। क्या हो भाई? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे ऐसे तो होगा नहीं। हाँ जी, चलिए, आज का यही है हमारा टॉपिक। आज हम क्या क्या करने वाले हैं, तो भारतीय राजनीति में हुए महत्वपूर्ण बदलाव को, कि जो भी 2025 में पॉलिटी में क्या क्या बदलाव हुए। और यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्वेश्चंस के रूप में पॉलिटी को डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चंस आएगा और उसके बाद जो है उसके बारे में विस्तृत जानकारी हम यहाँ पे प्राप्त करेंगे। और इसी तरीके से पॉलिटी खत्म करूंगा। उसके बाद यहाँ पे इंडेक्स एक स्लाइड में देखेंगे, इंटरनेशनल समिट्स को देखेंगे, फिर मिलिट्री एक्सरसाइज यानी कि सैन्य अभ्यास को देखना है, फिर रामसर साइट देखना है, क्योंकि अभी हाल ही बदलाव हुए हैं रामसर साइट जो है वो उसमें, ठीक है। तो वो सारी चीजें, उसके बाद यूनेस्को के साइट्स देखने हैं। तो चलिए, हम इसको हम बिना देर किए इस सेशन को आज हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में तमिलनाडु राज्यपाल मामले में कौन सा सिद्धांत स्पष्ट किया है? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे इंग्लिश करना मैं भूल गया हूँ, बट कोई बात नहीं, कल से मैं इंग्लिश में भी क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा। गवर्नर को वीटो पावर मिलती है, गवर्नर पॉकेट वीटो का उपयोग नहीं कर सकता है, गवर्नर किसी भी बिल को अनिश्चित काल के लिए रोक सकता है, या फिर गवर्नर को ऑर्डिनेंस जारी करने का पूर्ण अधिकार है। तो इसमें जो चेंज हुए हैं हाल ही में, उसके अनुसार जो है गवर्नर जो है वो पॉकेट वीटो का उपयोग नहीं कर सकता है। मतलब कि वो ऐसा ना हो कि संसद से कोई भी बिल पारित होकर गया गवर्नर के पास और वो क्या क्या पैकेट में डाल के सोया हुआ है निश्चित काल के लिए, तो ऐसा वो अब नहीं कर पाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत हम अगर जानकारी देखें तो देखेंगे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल बिल को अनिश्चित काल के लिए नहीं रोक सकते हैं। मतलब पॉकेट वीटो जो है वो क्या है, असंवैधानिक है, संविधान के क्या है ये, अनुरूप नहीं है, असंवैधानिक है। 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन तो एक एक करके आएंगे, लेकिन इससे जो कंसेप्ट है वो आपका हर क्वेश्चन में क्लियर होने वाला है, तो आपको देखना है पूरे शिद्दत के साथ। 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये केस का नाम याद रखेंगे, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर, ठीक है, इस मामले में फैसला दिया है कि राज्यपाल जो है यानी गवर्नर संविधान के तहत अब्सोल्यूट वीटो या फिर पॉकेट वीटो का उपयोग नहीं कर सकता है। कोर्ट ने बताया कि राज्यपाल को विधेयकों पर सिर्फ 3 ही विकल्प बचते हैं अगर उसके पास जाता है विधेयक, तो यानी बिल, सहमति देना, पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है कि हाँ एक बार आप फिर से इस पर विचार करें, या फिर उसको राष्ट्रपति के पास उसको क्या कर सकता है, भेज सकता है, ठीक है। 3 विकल्प है, या तो सहमति दे मतलब सिग्नेचर करे, या तो फिर उसको पुनर्विचार हेतु उसको रिटर्न करे, या फिर राष्ट्रपति के पास उसको भेजे। 3 विकल्प हैं। ये नहीं हो कि उसको एब्सोल्यूट वीटो या फिर पॉकेट वीटो का उपयोग कर ले, ये अब असंवैधानिक है। इससे लोकशाही में विधायी प्रक्रिया में राज्य सरकार की इच्छा को अधिक सम्मान मिला है और राज्यपाल पर अंकुश लगाया गया है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जो हमारा जैसे कि विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो, वे हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। जबकि राज्यपाल जो होते हैं वो हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है। जब हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ने अगर कोई फैसला लिया है, तो वो जो कि बिना चुने हुए प्रतिनिधि है उसको उस पर क्या करना, तो कोई भी जैसे कि
उसका कोई अधिकार नहीं बनता है कि वो उस पर फैसला ले। ठीक है, तो ये इसका क्या कर रहा है, इससे लोकशाही में विधायी प्रक्रिया में राज्य सरकार की जो इच्छा है उसको अधिक सम्मान मिला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे केस याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये बताइए 130वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? राज्यों की सीमाओं में बदलाव, जीएसटी परिषद की शक्तियां, गंभीर अपराधों में जेल में रह रहे मंत्री को हटाना, या फिर न्यायपालिका में आरक्षण लागू करना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है गंभीर अपराधों में जेल में रह रहे मंत्री को हटाना। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल्स में और समझेंगे इसको। जैसे कि इसमें प्रस्ताव क्या है, तो यदि कोई मंत्री गंभीर अपराध में, किसमें, गंभीर अपराध में कितने दिन, 30 दिन या फिर उससे अधिक हिरासत में रहता है, तो स्वचालित रूप से जो उसका जो मंत्री पद है वो स्वचालित रूप से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसमें सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, मतलब ये सभी पर लागू होता है। दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी जैसे जो यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पे भी ये क्या होगा, ये नियम लागू होगा। इसका महत्व क्या है, तो राजनीतिक अपराध संबंध कम करने का प्रयास होगा। मतलब वैसे व्यक्ति जो कि अपराध में लिप्त हैं और फिर भी राजनीति कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उसको कम होगा इससे। मंत्रियों के पद की गरिमा को बचाने का भी कदम है ये, तो ये अच्छा कदम है, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे आते हैं। 131वां संविधान संशोधन विधेयक मुख्य रूप से किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो यूसीसी लागू करना, ये तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है नहीं। चंडीगढ़ के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव, राज्यपाल की शक्तियों को कम करना, या फिर न्यायपालिका में सुधार करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चंडीगढ़ के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करना, क्योंकि आपको सभी को पता है कि पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ ही है और हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ ही है। चंडीगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जिसपे पंजाब और हरियाणा दोनों क्या करते हैं, अपने अपने दावे करते हैं। यह विधेयक चंडीगढ़ के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव लाने का प्रस्ताव करता है। ठीक है, प्रस्तावित संशोधन के जरिए चंडीगढ़ को आर्टिकल 240, यहाँ पे ये ध्यान रखना, आर्टिकल 240 के अंतर्गत लाने की तैयारी है। कहाँ लाना है, तो आर्टिकल 240 के अंतर्गत लाने की तैयारी चल रही है चंडीगढ़ को, जिससे उसका शासन संवैधानिक स्वरूप क्या हो, बदल सके। यह संवैधानिक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषय है, क्योंकि यह केंद्र राज्य शक्ति संतुलन एवं प्रशासनिक स्वायत्ता पर असर डाल सकता है। ठीक है, तो इसको भी आप देख लेना, कौन सा संशोधन है ये, 131वां। आ गया ये बिल की मैं बात कर रहा हूँ, संशोधन अभी हुआ नहीं है, ये बिल है। ठीक है, जब संशोधन जैसे कि बिल आया तो बिल है, लेकिन बहुत सारे पास नहीं भी होते। ठीक है, तो जो पास नहीं होते, जो पास हो जाते हैं वो फिर क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। चलिए, उत्तराखंड ने 2025 में यूसीसी लागू करने के लिए करके कौन सा प्रावधान अनिवार्य कर दिया? चलिए, धार्मिक कानूनों को पूरी तरह समाप्त करना, लिव इन संबंध यानी लिव इन रिलेशनशिप जो होता है उसको अनिवार्य पंजीकरण करवाना, तलाक पर बैन लगा दिया, या फिर बहुपतित्व पॉलीगैमी अब जिसको बोलते हैं, मतलब कि इसको आप बोल सकते हैं कि एक से अधिक शादी करना। ठीक है, एक से अधिक शादी करना जिसको हम पॉलीगैमी बोलते हैं, को वैध करना। कौन सा इसमें हुआ है, उत्तराखंड ने यूसीसी लागू करके कौन सा प्रावधान अनिवार्य किया? तो ये राइट आंसर होगा, लिव इन रिलेशनशिप जो है उसको अनिवार्य रूप से पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। आगे आइए, इसको समझते हैं। तो मुख्य प्रावधान क्या है, तो एक समान विवाह, तलाक, उत्तराधिकार कानून, सब क्या होगा, तो सब एक समान होगा, या फिर विवाह का कानून हो, तलाक का हो, या फिर उत्तराधिकार कानून हो, एक समान होगा। यूसीसी लिव इन संबंध यानी लिव इन रिलेशनशिप जो है उसको अनिवार्य पंजीकरण करवाना होगा। पॉलीगैमी का मतलब एक से अधिक जो विवाह होती है उस पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी जाएगी। बेटियों को संपत्ति में इक्वल शेयर दिया जाएगा, इक्वल अधिकार होगा। धर्म आधारित जो पर्सनल लॉज होते हैं वो इस पर लागू नहीं होंगे। ठीक है जी, क्यों ये महत्वपूर्ण है, तो यह देश का पहला राज्य है जिसने यूसीसी लागू किया है। कौन, उत्तराखंड। आप मुझे बताना कि दूसरा राज्य कौन सा है जिसने अभी यूसीसी को क्या किया है, प्रस्ताव रखा है। ये आप मुझे बताना कि दूसरा राज्य कौन है। भविष्य में अन्य राज्यों पर दबाव और राजनीतिक बहस इसमें बढ़ेगी और संविधान की डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत का जो आर्टिकल 44 है यानी कि अनुच्छेद 44 जो कि यूसीसी की बात करता है उसको वास्तविक रूप दिया गया है इससे। ठीक है, क्योंकि यूसीसी लागू करवाना था लेकिन हो नहीं पा रहा था। आगे आइए, यूसीसी की संवैधानिक अनुच्छेद से जुड़ा निर्देश सिद्धांत यानी डीपीएसपी है। तो अभी तो इसका हम लोगों ने आंसर किया है ना, आर्टिकल 44। ठीक है, आगे आते हैं, कोई बात है नहीं इसमें।
आगे आइए। अच्छा ये देखो, काफी महत्वपूर्ण ये चर्चा वाला विषय रहा है ना। वक्फ वक्फ कानून जो होता है, वक्फ जो अमेंडमेंट है, वक्फ एक्ट एक्ट 2025 की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो पहला में है वक्फ बोर्डों को भंग कर दिया गया। जी नहीं, ऐसा तो नहीं है। वक्फ संपत्तियों को सरकार ने अधिग्रहित कर लिया। जी नहीं, ऐसा भी नहीं है कि अधिग्रहित कर लिया। वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य है। बिल्कुल जी, ये तो सही है। आगे देखते हैं, वक्फ पर टैक्स बढ़ाया गया, ऐसा नहीं है। तो ये सही है कि वक्फ बोर्ड में जो है वो कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं को क्या करना है, शामिल करना है, जिससे कि लिंग समानता जो है वो बढ़े। आगे आइए, देखते हैं इसका डिटेल्स। संसद ने वक्फ जो अमेंडमेंट एक्ट 2025 है उसको पास किया है। इस संशोधन का उद्देश्य जो है वक्फ संपत्तियों की प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाना, ठीक है, ऑडिटिंग करवाना है, उसको अच्छे से अकाउंट में रखना है सारी चीजें, और पंजीकरण की व्यवस्था मजबूत करना है। अहम रूप से इसमें लिंग समानता लाने का प्रावधान है, जो कि हमने देखा वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाएं होनी चाहिए। इसके अलावा विभिन्न मुस्लिम संप्रदाय का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए भी मुमक्कल कदम उठाए गए हैं। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें आप देख लेना, वक्फ बोर्ड जो हुआ है उसके बारे में। यहाँ पे देखेंगे नेशनल स्पोर्ट्स नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 किस उद्देश्य से लाया गया है? चलिए देखते हैं। ये तो आप देख के भी आंसर कर सकते हैं। खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए, ये तो ऐसे भी आयोजित होता है, ये तो कोई रीजन नहीं हुआ ना वैलिड, कोई उद्देश्य नहीं है। राष्ट्रीय खेल संघों का शासन सुधारने के लिए, हाँ ये हो सकता है। आईपीएल को सरकारी नियंत्रण में लाने के लिए, जी नहीं, ऐसा नहीं है। ओलंपिक आयोजन अधिकार प्राप्त करने के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये सही है कि राष्ट्रीय खेल संघ जो है उसका शासन क्या करना है, सुधारना है। आगे आते हैं, इसके बारे में हम डिटेल्स जानते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 जो है संसद ने इसे पास किया है, जिससे एक्ट बनने की दिशा में आगे बढ़ाया गया है। मतलब संसद ने इसे पास कर दिया है, लेकिन ये अभी एक्ट नहीं बना, इस पे राष्ट्रपति का सिग्नेचर अभी नहीं हुआ है। आगे यह कानून राष्ट्रीय खेल संघों यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी जो है उसको मान्यता, चुनावों, नैतिक कोड और विवाद समाधान की भी व्यवस्था करेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों जैसे कि ओलंपिक जो चार्टर होते हैं के अनुरूप भारत में खेल प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की यह एक बड़ी नीति में सुधार है। खिलाड़ी कल्याण, संघों के सुशासन जैसे गवर्नेंस जिसको बोलते हैं, और खेल विवादों के लिए एक क्या होगा, सुप्रीमेटेड तंत्र यानी कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी बनाया जाएगा इसमें। ठीक है, जो कि क्या करेगा, जो डिस्प्यूट जो हो जाते हैं उसको रिजॉल्व किया जाएगा इसके थ्रू। ठीक है, तो ये काफी अच्छा है और इसमें पारदर्शिता भी बढ़ेगी। जो खिलाड़ियों के जो भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो जाता है वो उस पे भी कुछ न कुछ अंकुश लगाया जाएगा। तो ये काफी अच्छा कदम है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। देखिए यहाँ पे डिटेल से पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम यहाँ पे फैक्ट्स को जानें। यहाँ पे जब आप कारण को जानेंगे तो वो काफी अच्छा होगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं 4 ऑप्शन देकर के कारण भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको समझना ये काफी जरूरी है। अगर आप कारण को समझेंगे तो आंसर को आप क्या करेंगे, समझ के भी आप वहां पे आंसर दे पाएंगे। यहाँ पे देखते हैं इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025 किस पुराने अधिनियम को, अच्छा यहाँ पे अधिनियम पूछा है कि जो पोर्ट एक्ट जो था अभी 25 आया, पहले कौन से ऐसा अधिनियम था जिसको यह प्रतिस्थापित कर रहा है, मतलब बदलेगा। तो पोर्ट एक्ट 1956, मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्ट 1992, इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 या फिर हार्बर एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1940। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ये देखो पहले से ये बना हुआ था इंडियन पोस्ट एक्ट, सॉरी पोस्ट नहीं पोर्ट्स, इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 यानी 1908 का यह अधिनियम है, इसको ही प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखिए। संसद ने इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 को बदलकर नया इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025 पेश किया है। यह आधुनिक बंदरगाह प्रबंधन के लिए कानूनी ढांचा तैयार करता है। पर्यावरण सुरक्षा मानक और बंदरगाहों की समन्वित यानी कि इंटीग्रेटेड विकास व्यवस्था शामिल है। मतलब कि जो बंदरगाह होते हैं
उसमें क्या होगा, पारदर्शिता लाया जाएगा, पर्यावरण ऐसा बनाया जाएगा जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो, पर्यावरण सुरक्षित रहे, और जो भी सुरक्षा मानक हैं, जो कि कोई दुर्घटना वगैरह ना हो, वो सब चीजों को इसमें शामिल किया जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़ाने के लिए यह अधिनियम राज्य समुद्री बोर्ड यानी स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स और एक राष्ट्रीय समुद्री विकास परिषद बनाएगा। तो क्या क्या बनाएगा, तो केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए बनाया जाएगा क्या, तो राज्य समुद्री बोर्ड बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, राज्य समुद्री बोर्ड, और एक बनाया जाएगा राष्ट्रीय समुद्री विकास परिषद। ठीक है, तो ये दोनों बनाए जाएंगे जिससे कि केंद्र और राज्य के बीच जो आपसी जो समन्वय है वो बढ़ेगा। अगर बात करें, यह कदम भारत को मैरीटाइम यानी समुद्री मैरीटाइम महाशक्ति बनाने की दीर्घकालीन महत्वाकांक्षा को भी दर्शाता है। ठीक है, मैरीटाइम जो महाशक्ति है, जो समुद्र शक्ति है, उसको क्या करना है, भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना है। तो ये दूरदर्शिता को भी दिखाता है, दीर्घकालीन मतलब कि बाद की जो हमारी जो योजना है उसके बारे में। यहाँ पे देखिए, इनकम टैक्स एक्ट 2025 की मुख्य विशेषता क्या है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। डिजिटल टैक्स समाप्त करना, जी नहीं, ये तो नहीं हो सकता ना। टैक्स स्लैब समाप्त करना, अरे भाई स्लैब ही समाप्त कर देगा तो फिर कैसे होगा, कोई तो स्लैब होगा ही। टैक्स ईयर की यूनिफाइड सिस्टम लागू, अच्छा कैश ट्रांजेक्शन को 100% बंद, ऐसा नहीं होगा भाई, कैश ट्रांजेक्शन 100% कैसे बंद होगा, ये सही है। टैक्स ईयर जो है, जो टैक्स ईयर है उसको यूनिफाइड सिस्टम लागू किया जाएगा टैक्स ईयर की, जिससे कि क्या हो कि सभी को समझ में आ सके। भारत में पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसको याद रखें, किसको प्रतिस्थापित किया गया है, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 को बदलकर इनकम टैक्स एक्ट 2025 पेश किया गया है। यह अधिनियम में टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाने का लक्ष्य है, जिससे टैक्स जो हो आसान बन सके, जैसे कि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की जो जटिलता थी, काफी लोगों को ये समझ ही में नहीं आता था, है ना, तो इसको क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, और टैक्स ईयर को यूनिफाई कर दिया गया। कुल मिलाकर जो 536 खंड यानी कि जो सेक्शंस होते हैं, और यह कर अनुपालन को सरल और विवाद को कम करने की कोशिश करता है, जिससे कि विवाद ना बढ़े। एक यूनिफाइड एक डेट बता दिया गया कि हाँ जो फाइनेंशियल ईयर है वो यहाँ से यहाँ तक होंगे, वो सारी चीजें इसमें क्या है, तो एकदम वेरीफाइड है, एकदम डिनोटेड है, इससे कोई परेशानी नहीं होगा, सभी को समझ में आएगा, जटिलता इससे कम हो जाएगी। यह चाल बहुपक्षीय आर्थिक नीतियों और सार्वजनिक वित्तीय सुधारों की दिशा में एक बड़ा संवैधानिक राजनीतिक कदम है। चलिए ये तो है, चलिए आगे आते हैं। निम्न में से कौन सी बहस 2025 के संवैधानिक परिवर्तनों से सबसे अधिक जुड़ी हुई है? अच्छा देखते हैं। भारत का अंतरिक्ष कानून, जी नहीं। संघवाद बनाम व्यक्तिगत कानूनों का संघर्ष, बिल्कुल। संघवाद फेडरलिज्म, संघवाद बनाम व्यक्तिगत कानूनों का जो संघर्ष है, जैसे आपने देखा होगा कि अभी जो है वक्फ बोर्ड आया, तो उससे भी व्यक्तिगत कानून पे असर डाला। जैसे कि क्या होता है कि अलग अलग संप्रदाय, जैसे कि मुस्लिमों के लिए वो अलग एक कानून, विवाह के लिए अलग कानून, जैसे यूसीसी लागू हुआ उत्तराखंड में। अब यूसीसी अगर उत्तराखंड में लागू हुआ है, तो और भी जो भारत के जो भी 28 राज्य हैं, तो वो भी, वहाँ भी बहुत सारे लोग मांग करने लगे कि नहीं यहाँ पे भी यूसीसी लागू किया जाए। तो क्या होगा कि जो मुस्लिमों की जो अलग जो पर्सनल लॉज होते हैं उस पर भी फर्क पड़ रहेगा। तो ये एक बहस का विषय बना हुआ है। संघवाद बनाम व्यक्तिगत कानूनों का जो संघर्ष है वो काफी ज्यादा बढ़ा है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। देखिए इसके बारे में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिखा है, हो सके तो आप समझने का प्रयास करना। यूसीसी की तरह संवैधानिक मुद्दों ने राष्ट्रीय राजनीति में तीव्र बहस शुरू कर दी है। बहुत से लोग इसे धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों में हस्तक्षेप के रूप में देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई भी नया चीज आता है और पुराना चीज लोगों का आदी होते हैं, तो नया चीज आने के बाद उस पर काफी ज्यादा क्या होता है, बहस होने लग जाती है। लोगों को समझ में नहीं आता है, उनको लगता है कि हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है। अगर वो अच्छे भी चीज होंगे ना, तो भी लगेगा कि लोगों का जो हक है वो क्या हो रहा है, छीना जा रहा है। जबकि समर्थक इसे समानता और आधुनिकता की दिशा में प्रगतिशील कदम मानते हैं। जो व्यक्ति समझदार होंगे, जो इसके समर्थक होंगे, वो बोलेंगे नहीं सरकार का अच्छा कदम है, जिससे भारत क्या होगा, समानता बढ़ेगा और आधुनिक युग की ओर हम अग्रसर हैं। ठीक है जी। चलिए संवैधानिक संशोधनों, जैसे कि 130वां जो हमने संविधान संशोधन देखा, अभी पीछे देखा हमने क्वेश्चन में, 130वां संविधान संशोधन जो कि मंत्री वगैरह के लिए, जो गंभीर अपराध के लिए था ना, पीछे हमने देखा है। फिर 131वां जो कि चंडीगढ़ के लिए था। ठीक है, ये जो दोनों जो संशोधन जो लाए गए हैं,
यह चर्चा तेज कर दी है कि किस हद तक मंत्रियों की जवाबदेही और केंद्र राज्य शक्ति संतुलन बदला जाना चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मंत्रियों के जवाबदेही के लिए ये वाला है। ठीक है, आप देख रहे हो। और उसके बाद केंद्र राज्य जो संबंध है उसमें हमें कितना संतुलन बनाए रखना है, तो वो सारी चीजें, इससे क्या हुआ है, विवाद बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले जैसे कि तमिलनाडु राज्य का जो पॉकेट वीटो का जो अधिकार है, वो यह संदेश देते हैं कि न्यायपालिका संवैधानिक मर्यादा की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभा रही है और इसे लोकतांत्रिक स्थिरता पर बड़ा असर पड़ा है। ठीक है, बाकी अब देखना। ठीक है, अब हम दोस्तों बढ़ेंगे जो और भी जो मिसलेनियस जो टॉपिक है उसकी ओर। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आपको अच्छी लगी होंगी। आइए इस पे हम डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल समिट्स। दोस्तों मैं बता दूं कि अभी मैं कैमरा लेने का भी जुगाड़ कर रहा हूं, तो जिससे क्या हो कि मैं लाइव क्लास ले पाऊं, जैसे कि मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, या सारी सब्जेक्ट के लिए जो है लाइव क्लास ले पाऊं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेज मिल सकें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। क्योंकि कभी क्या होता है कि कोई बीच में न्यूज आया तो उतना जल्दी मैं वीडियो बना नहीं पाता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेटअप वगैरह करना पड़ता है मुझे, और उसके बाद वो अगर होगा तो जब मन किया अपना लाइव चले आए। ठीक है, क्योंकि उसमें उतना तामझाम नहीं होगा, बस वीडियो को हमें एडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं इसको, तो वो हम जुगाड़ कर रहे हैं। अगर आप चाहें कोई सहयोग करना, क्योंकि काफ़ी दिक्कत है मेरे पास, तो अगर आप कोई सहयोग करना चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं, आप सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। बाकी वैसा कोई जबरदस्ती नहीं है। आइए, G7 समिट जो है वो कहाँ हुआ, 2025 वाला कनाडा में। ठीक है जी। G20 जो समिट है 2024 वाला हुआ था ब्राजील में। और अभी आप ध्यान रखना कि 2-3 दिन पहले ही 2025 वाला समिट भी हो चुका है। कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। अगर हम बात करें 2026 वाला कहाँ पे होगा, तो 2026 वाला जो है वो होगा अमेरिका में। कहाँ पे होगा दोस्तों, अमेरिका में होगा। अगर बात करें कि 2025 का खास बात क्या रहा, तो यहाँ पे बाइकआउट किया है। क्या किया है, बाइकआउट किया है। बाइकआउट किया है, किसने बाइकआउट किया है, तो अमेरिका ने इसको बाइकआउट किया है। और अगला नंबर है किसका, तो अमेरिका का। ठीक है, जो छठा जो बिम्स्टेक समिट था 2025 वाला, वो थाईलैंड में हुआ है। अगर बात करें ब्रिक्स की, तो ये समिट ब्राजील में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, ब्राजील में हुआ है। और अगला नंबर किसका होगा, अगला नंबर किसका है, मुझे ये बताना कि 2026 वाला जो है वो कहाँ पे होगा, ये मुझे आपको कमेंट में बताना है। और बहुत अच्छा जवाब है। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब है। आगे आते हैं। आसियान समिट 2025 जो है वो मलेशिया में हुआ। अगर कोप 28 की बात करें तो ये यूएई में हुआ था 2023 वाला, 24 वाला बाकू अजरबैजान में हुआ। अगर बात करें 25 वाला जो कि कोप 30 है, ये तीनों आपको याद रखना है। ठीक है, तीनों हम देखें तो पहले हुआ यूएई 23 वाला, 24 वाला बाकू अजरबैजान में हुआ, और अभी 25 वाला जो है ब्राजील के बेलम शहर में हुआ है। कब, नवंबर में। आगे आइए। एससीओ समिट जो है वो कहाँ पे हुआ, तो चाइना में। नाटो समिट 2025 कहाँ पे हुआ, तो नीदरलैंड्स में हुआ है। अगर बात करें क्वाड समिट जो है वो कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ यूएसए में। अगर हम बात करते हैं कि, अच्छा एक सेकेंड, हाँ, इसके बाद वाला जो है वो इंडिया में होना है। अब पता नहीं वो होगा कि नहीं होगा। क्वाड में आप मुझे लिख के बताना कि क्वाड में जो है वो कितने देश सम्मिलित हैं। ठीक है, क्वाड में जो है वो कितने देश सम्मिलित हैं। वैसे तो आपको पता चल ही रहा होगा। क्वाड एक ऐसा नाम है, जैसे कि ट्राई अगर हम बोलते हैं तो 3, बाई बोलते हैं तो 2, क्वाड बोलते हैं तो 4, चतुर्भुज को आप बोलते हो ना क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो 4 देश होंगे, लेकिन मुझे आप बताना कि इसमें कौन कौन सा देश है। ठीक है जी, आगे आइए। नो मनी फॉर टेरर, ये जो है स्विट्जरलैंड के म्यूनिक शहर में हुआ है। तो ये सभी जो समिट है इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको सबको आपको याद भी रखना है। आगे आइए। अब हम बात करते हैं सैन्य अभ्यास की। काफी सारा सभी जो भी आपको थंबनेल पर जो भी टॉपिक लिखे गए हैं वो सारे यहाँ पे हम कंप्लीट करवाएंगे जल्दी से 10 मिनट के अंदर। देखो, डस्ट लीग जो है वो इंडिया और उज्बेकिस्तान, वैसे ही इसमें सभी जो है वो इंडिया के साथ ही हो रहा है। लेकिन देखते हैं इंडिया और उज्बेकिस्तान, ये पुणे में अभी इस बार हुआ था 2025 वाला। ये देखो सिम्बैक सी वाला जो कि कंबोडिया के साथ हम करते हैं, सी से कंबोडिया होता है, ये पुणे में हुआ है। अग्नि वॉरियर जो है इंडिया और सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाता है, देवलाली महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, पूर्वी प्रहार जो है वो भारत की तीनों सेनाएं करती है, अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था। पूर्वी लहर जो है भारतीय सेना करती है इसकी, यानी कि थल सेना। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर इसका आयोजन किया गया था।
संयुक्त विमोचन जो है भारतीय सेना के द्वारा किया जाता है, अहमदाबाद में इसका आयोजन हुआ है। रिपरिक्स जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा आयोजन होता है, और कोची केरला में इसका आयोजन हुआ था। सिम्बैक्स देखो, ये एस वाला सिम्बैक्स है, यहाँ पे सी वाला था, एस वाला फॉर सिंगापुर, ठीक है, और सी फॉर कंबोडिया, तो ध्यान रखेंगे। इसका विशाखापट्टनम में आयोजन हुआ था। आस्ट्रा हिंद, यहाँ पे देखो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया पुणे में आयोजन हुआ। तरंग शक्ति मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, मतलब इसमें बहुत सारे देश भाग ले सकते हैं, और इस बार इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इंडिया में। मित्र शक्ति जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है, भारत में इसका आयोजन हुआ है। काजिंद जो है भारत और कजाकिस्तान के बीच आयोजन होता है। काजिंद आप याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। ओली उत्तराखंड में इसका इस बार आयोजन किया गया था। आगे आइए, ये देखो साइक्लोन जो है, अच्छा साइक्लोन और डेजर्ट साइक्लोन में देख लेना थोड़ा अंतर, ठीक है। साइक्लोन जो है इंडिया प्लस इजिप्ट होता है, राजस्थान में इसका आयोजन हुआ। डेजर्ट साइक्लोन जो है इंडिया और यूएई के बीच आयोजन होता है, राजस्थान में इसका आयोजन हुआ है। मालाबार जो है ये क्वाड देश करते हैं, क्वाड अभी हमने पढ़ा, वैसे मैं बता ही देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और इंडिया इसमें सम्मिलित है। क्वाड देश जो है मालाबार सैन्याभ्यास करती है, और भारत का पूर्वी समुद्री तट पर इसका आयोजन किया गया था। खंजर जो है हम किर्गिस्तान के साथ आयोजन करते हैं, बिश्केक किर्गिस्तान में इसका आयोजन किया गया था। इक्वेरियन ध्यान रखना, इक्वेरियन जो है इंडिया और मालदीव के बीच किया जाता है, मालदीव में इसका आयोजन हुआ। होपेक्स इंडिया और इजिप्ट के बीच होता है, इजिप्ट में इसका आयोजन हुआ है। नोमेडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया, उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है ना, यहीं पे इसका आयोजन किया गया। सूर्य किरण जो है इंडिया और नेपाल के बीच होता है, नेपाल में इसका आयोजन हुआ है। मैत्री जो है इंडिया और थाईलैंड, ये देखो बहुत बार एनटीपीसी में भी ये पूछा गया, मेरे शिफ्ट में ये खुद ही था। मैत्री जो है इंडिया और थाईलैंड के बीच होता है, थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ है। अजय योद्धा जो है इंडिया और ब्रिटेन यूके में इसका आयोजन किया गया इस बार। अल नजा इंडिया और ओमान के बीच आयोजन होता है, ओमान में इसका आयोजन किया गया है। एक मुझे आप बताना कि अभी जो त्रिशूल जो सैन्य अभ्यास जो चल रहा है वो कहाँ पे चल रहा है, ठीक है, ये मुझे आप कमेंट में बताना कि जो त्रिशूल जो सैन्य अभ्यास है जिसकी काफी जो चर्चा है, ये मुझे आप बताएंगे कि ये कहाँ पे चल रही है और इसको कौन कर रहा है, ठीक है। आगे आइए, ये देखिए फ्रांस के साथ हम कौन कौन सा युद्ध अभ्यास करते हैं दोस्तों, तो वरुण, गरुड़ और शक्ति, ठीक है। वरुण नौसेना द्वारा, गरुड़ वायुसेना द्वारा, शक्ति और फ्रिंज ये दोनों अलग अलग है, ये थल सेना करती है, ठीक है जी। इंडोनेशिया के साथ हम समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति करते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे गरुड़ शक्ति है, यहाँ पे सिर्फ गरुड़ है, तो गरुड़ शक्ति जो है हम इंडोनेशिया के साथ आयोजन करते हैं। अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास तर्कस, ये जो है सैन्य अभ्यास है, युद्धाभ्यास और तर्कस दोनों। वज्र प्रहार जो है विशेष बलों द्वारा किया जाता है, जबकि कोप इंडिया वायुसेना के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं जापान के साथ हम जीमेक्स और धर्मगार्जियन दोनों याद रखेंगे, जीमेक्स और धर्मगार्जियन। चीन के साथ हैंड इन हैंड करते हैं, जो कि एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है। बाकी आप देख लेना, मैंने तो यहाँ पे कोशिश की है कि लगभग हर देश के साथ मैंने इंक्लूड कर ही दिया है। आगे आइए, अब हम सूचकांक देख लेते हैं दोस्तों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपके शिफ्ट में बने, क्योंकि सारे तो करेंट अफेयर के ही क्वेश्चन आने हैं ना। आगे आते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 77वां स्थान मिला है, टॉप पे रहा है सिंगापुर। साइबर क्राइम इंडेक्स में 10वां स्थान भारत को मिला है, टॉप पे रहा है रशिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में 99वां स्थान भारत को मिला है, जबकि टॉप पे रहा है फिनलैंड, ठीक है जी। अगर बात करें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में वाला जो है, उसमें 96वां स्थान भारत को मिला, टॉप पे रहा डेनमार्क, ठीक है जी। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स खुशहाली जो इंडेक्स है, उसमें 118वां स्थान भारत को मिला और टॉप पे रहा है फिनलैंड। भारत का स्थान जरूर याद रखना है, 118वां। अगर बात करें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, चौथा स्थान भारत का है, टॉप पे रहा है यूनाइटेड स्टेट्स। अगर बात करें ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, तो तीसरा स्थान भारत को मिला, टॉप पे रहा है यूएस। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को जो है वो 42वां स्थान मिला है, विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में 42वां स्थान पे है भारत, जबकि यूनाइटेड स्टेट जो है वो पहले स्थान पर है। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो 130वां स्थान मिला है भारत को, और टॉप पे कौन रहा है, आइसलैंड रहा है। कौन, आइसलैंड। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 131वां स्थान भारत को मिला है, टॉप पे यहाँ पे भी आइसलैंड है। विश्व आतंकवाद सूचकांक में भारत जो है 14वें स्थान पर है, और बुर्किना फासो जो है
ये पहले स्थान पर है। ठीक है जी, चलिए उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें क्लियर होंगी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इनोवेशन का मतलब क्या होता है? नवाचार, नवाचार इंडेक्स, नई नई सोच विकसित करना। यहाँ पे भारत को 39वां स्थान मिला है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 में भारत को 15वां स्थान मिला है, जो कि अंकटाड के द्वारा जारी किया गया है। ये सूचकांक जो है कुछ और भी संस्थाएं जारी करती हैं, ये अंकटाड वाला है। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में 39वां स्थान मिला भारत को, टॉप पे रहा है। यूएसए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसे जारी करती है। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को 63वां स्थान मिला, टॉप पे रहा स्वीडन। ग्लोबल हंगर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भूखमरी वाला है ना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 105वां स्थान मिला है भारत को। कौन सा? 105वां। अगर बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में तो 151वां स्थान भारत को मिला, टॉप पे कौन रहा है? नॉर्वे। वैश्विक शांति सूचकांक यानी वर्ल्ड पीस इंडेक्स जो है उसमें 115वां स्थान भारत को मिला, टॉप पे कौन रहा? आइसलैंड। आइस है भाई, आइस तो ऐसे भी ठंडा ही होता है ना। चलो तो शांत रहेगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वां स्थान भारत को मिला। और याद रखना कि 1, 2, 3 का जो स्थान है वो बिल्कुल खाली है, और चौथे नंबर पे डेनमार्क है, यानी कि टॉप पे कौन है? तो डेनमार्क ही है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट 1, 2, 3 तो खाली है, उसको कोई फुलफिल कर ही नहीं पाया, तो चौथा नंबर डेनमार्क को मिला है, यानी कि टॉप पे तो वही है। चलिए जैसे समझो, ये हो गया 1, 2, 3, यहाँ पे कोई नहीं है, टॉप पे है डेनमार्क, उसके बाद यहाँ पे सारे देश हैं। ठीक है, तो डेनमार्क ही कौन हो गया? टॉप पे तो डेनमार्क ही है। आगे आइए, अब हम रामसर साइट्स की बात करते हैं। तो आपको पता है कि रामसर जो है वो एक ईरान का जगह है, ईरान में एक जगह है ना। और वहां पे जो है 2 फरवरी 1971 को एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। 2 फरवरी 1971 को, किस लिए? तो आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड जो होते हैं उसको संरक्षण के लिए, और इसलिए हम 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वेटलैंड डे। अगर बात करें कि भारत इसमें कब शामिल हुआ, तो भारत 1982 में हिस्सा लेता है। लेकिन अब ध्यान रखना कि हिस्सा लेने से पहले ही 1 साल पहले यानी 1981 में ही भारत के जो है 2 साइट्स, कौन कौन से? तो एक तो है चिल्का झील, उड़ीसा वाला, सबसे पहले इसको शामिल किया गया। और केवलादेव पक्षी अभयारण्य यानी पक्षियों का स्वर्ग भी इसको कहा जाता है, जो कि राजस्थान में है। तो इन दोनों को जो है पहली बार शामिल किया गया है 1981 में, उसके बाद 1982 में भारत हिस्सा लेता है। और वर्तमान में भारत के कुल 93 स्थल जो है वो रामसर साइट में शामिल है। सबसे ज्यादा जो है वो तमिलनाडु, सबसे ज्यादा जो है वो तमिलनाडु के जो रामसर स्थल हैं वो हैं 20, और उसके बाद जो है वो उत्तर प्रदेश के हैं कितने? 10। ठीक है जी, आप मुझे कमेंट में बताना कि बिहार के कितने रामसर स्थल जो हैं वो सम्मिलित हैं, बिहार के कितने साइट जो हैं वो रामसर साइट में सम्मिलित हैं। आगे आइए, सुंदरवन वेटलैंड जो है भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, ध्यान रखेंगे, पश्चिम बंगाल वाला। रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश का है, ये भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। हाल ही में जो है 4 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई थी, पहले 2 बने थे। राजस्थान में जो है, राजस्थान के भदौली में एक खींचन है, और एक जो है उदयपुर का मेनार। कौन कौन? एक मेनार है और एक जो है खींचन है, ये दोनों राजस्थान के ही हैं। तो एक भदौली में है और एक उदयपुर में है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद 2 और शामिल किए गए बिहार से। 2 कहाँ से? बिहार से। एक तो गोकुल जलाशय, बिहार से, ध्यान रखेंगे, गोकुल जलाशय, और एक उदयपुर झील। ये दोनों, उदयपुर झील का नाम है, उदयपुर राजस्थान वाला उदयपुर आप मत समझ जाना, ये उदयपुर झील है, जो कि उदयपुर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है बिहार में उसके बीच अवस्थित है। ठीक है जी। आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय बने हैं जय श्री वेंकटेशन। वेंकटेशन नहीं लिखा क्या? अच्छा यहाँ है, जय श्री वेंकटेशन जो है वो आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए जो है वो आर्द्र भूमि जो रामसर पुरस्कार है वो पाने वाले प्रथम भारतीय बने हैं जय श्री वेंकटेशन। ये भी क्वेश्चन काफी पूछा गया है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे आइए, अब हम बात करते हैं यूनेस्को। तो आपको पता है यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी और मुख्यालय इसका पेरिस में है। वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो आंद्रे अजोले हैं। और बात करें 46वीं बैठक जो है भारत में पहली बार की गई थी नई दिल्ली में, और यहाँ पे यूनेस्को का 43वां जो विश्व विरासत स्थल है यूनेस्को साइट जो है मोइदाम को घोषित किया गया था, जो कि 46वीं बैठक में हुआ था।
मोईदाम जो है असम आत्मा के लिए घर दफन स्थल है जो मूल रूप से ईंट पत्थर के तहखाने हैं और ताई अहोम के राजाओं और राजघरानों के अवशेष हैं। ये यूनेस्को का जो है वो कौन सा, तो 43वां विश्व विरासत स्थल बना था भारत का। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य को 1985 में प्राकृतिक श्रेणी के तहत यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। जैसे कि एक होता है प्राकृतिक, एक होता है सांस्कृतिक, ठीक है जी, कल्चरल, एक होता है नेचुरल और एक होता है मिक्स्ड यानी कि मिश्रित, जो कि कंचनजंगा है, एक ही है भारत का। तो ये टोटल जो है आप मुझे बताना कि प्राकृतिक श्रेणी के तहत कितने हैं, सांस्कृतिक श्रेणी के तहत कितने हैं और मिश्रित श्रेणी के तहत कितने हैं। टोटल मिलाकर के 44 होना चाहिए, ठीक है जी। ये कमेंट में आप जरूर लिखना। आगे आते हैं, यहाँ पे देखिए अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल, ये जो चार जो साइट हैं ये यूनेस्को की सूची में शामिल किए गए थे 1983 में, पहली बार शामिल किए गए थे 4 साइट को। अब ये करंट में अगर बात करें तो 39वीं जो है वो रमप्पा मंदिर, 40वीं धौलावीरा, 41वीं शांति निकेतन याद रखेंगे पश्चिम बंगाल वाला, 42वीं होयसल मंदिर कर्नाटका वाला, ठीक है, और 43वां मोईदाम आसाम वाला, और 44वां जो है मराठा सैन्य बाग, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक जो किला था मराठा वाला वो कहाँ था, हाँ तमिलनाडु में था, जिंजी वाला किला। आपने देखा होगा ना अभी जो छावा जो मूवी आया था, जिंजी किला का नाम उसमें आया है, ठीक है। तो ऐसे करके आप ध्यान में रखेंगे। 44वां है मराठा सैन्य परिदृश्य यानी कि मराठा सैन्य बाग जो है उसको 44वां विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। 15वां अमूर्त धरोहर जो है गरबा डांस था। अमूर्त का मतलब होता है इंटेंजिबल, जिसको आप छू नहीं सकते। 14वां जो अमूर्त धरोहर है पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा को बना था, और 15वां कौन, गरबा डांस, गुजरात का है ये। भारत के पहले साहित्यिक शहर जो है वो कोझिकोड को घोषित किया गया जो कि केरला का है। संस्कृत का शहर ग्वालियर यानी कि ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, तानसेन का जन्मस्थली। यूनेस्को में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन था, अहमदाबाद। विश्व धरोहर की सूची में इटली पहले स्थान पर है 60 स्थानों के साथ, चीन 59 स्थानों के साथ दूसरे स्थान पर, भारत अपने 44 स्थानों के साथ छठे स्थान पर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, सभी को समझ में आया होगा हर बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ क्योंकि आज मैंने 2 टॉपिक इसमें कवर किए, कुछ तो मिसलेनियस जो कि 5 टॉपिक इंपॉर्टेंट थे उसको मैंने करवाया, उसके बाद मैंने पॉलिटी में जो बदलाव हुए थे वो भी मैंने करवा दिया। अब नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसमें आर्ट एंड कल्चर और एक और टॉपिक बचा हुआ, आर्ट एंड कल्चर के बाद और क्या बचा हुआ था जी, हाँ इकोनॉमिक्स के बचे हुए थे जो कि करंट अफेयर्स के हैं, और एक और बचा हुआ था कुछ कल्चर बचा हुआ था। चलो कोई बात नहीं, तो हाँ साइंस और टेक बचा हुआ था, तो इसको हम एक वीडियो में कोशिश करेंगे, एक ही में, अगर नहीं हो पाया एक में तो फिर उसको 2 वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद मैंने जैसे कि आपको प्रॉमिस किया है कि मैथ्स का जो प्रीवियस ईयर में जो कि हाल ही के एग्जाम में जैसे कि एनटीपीसी में पूछा गया हो या फिर आरपीएफ कांस्टेबल में या फिर आरपीएफ एसआई में पूछा गया हो, इन सारे क्वेश्चन का कलेक्शन करूंगा और एक एक टाइप हर क्वेश्चन से मैं बताता चलूंगा। प्रीवियस ईयर का एक मैराथन करवा दूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि उसके लिए भी मैं पीपीटी तैयार कर रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और बने रहिए आप इस चैनल के साथ। आपका अगर कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और बाकी जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं वो आप कमेंट में आप जरूर उसका आंसर लिखना। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि वीडियो जो है वो काफ़ी कम लोगों तक पहुँच पा रहा है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि एक बार आप जरूर शेयर किया करो, ठीक है, और फुल वीडियो जरूर देखना है भाई। सब्सक्राइब आप कर सकते हैं इस चैनल को, क्योंकि इस पर कोई भी आलतू फालतू का कंटेंट आपको नहीं मिलता है, सिर्फ पढ़ाई के अलावे इसमें कोई और कंटेंट इस पर नहीं दी जाती है, ठीक है, ओनली पढ़ाई और कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच, इतना देर आप बने रहे हमारे साथ, के लिए ढेर सारा धन्यवाद और अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।